हाँ, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सलमान सर मुरली पे। अब हम पढ़ने चल रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके पहले वाले वीडियो में अक्षीय स्थिति में पढ़ चुके थे, अब निरक्षीय स्थिति में पढ़ने के लिए चल रहे हैं। एक बार फिर से आपको याद दिला देते हैं। वैद्युत द्विध्रुव एक निकाय है जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। इसे P से लिखा जाता है। मान लेते हैं AB एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जो -Q तथा +Q कूलाम आवेश से मिलकर बना है। इसके बीच की दूरी O है, यहां से यहां तक की दूरी L, यहां से यहां तक की दूरी L, यानी टोटल दूरी जो है 2L है। यही मैंने कहा वैद्युत द्विध्रुव एक निकाय है जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। और आगे इसमें से मैंने कहा कि दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं और इसको P से लिखते हैं। हमको वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए पहली वाली वीडियो में हमने ज्ञात किया अक्षीय स्थिति में, अब निरक्षीय स्थिति में ज्ञात करते हैं। मान लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में कोई एक बिंदु P। मान लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में कोई एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अगर बात की जाए तो वैद्युत द्विध्रुव दो प्रकार के आवेश से मिलकर के बना है। एक तो +Q कूलाम का आवेश और दूसरा -Q कूलाम का आवेश। तो बिंदु P पर दोनों आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, अर्थात +Q कूलाम आवेश के कारण भी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और -Q कूलाम आवेश के कारण भी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। मान लेते हैं +Q कूलाम आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E1 तथा -Q कूलाम आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E2 है। मान लेते हैं +Q कूलाम आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E1 और -Q कूलाम आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E2 है। मान लेते हैं यहां ये जो कोण बन रहा है थीटा कोण है। मान लेते हैं ये जो कोण बन रहा है ये कोण थीटा है। तो अब चूंकि ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में अगर पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करें तो ये हाइपोटेनस आ जाता है, अर्थात कर्ण आ जाता है। कर्ण शेष कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, अर्थात ये आ जाएगा r² + l², √r² + l²। ये वाली दूरी भी आ जाएगी √r² + l²। पाइथागोरस प्रमेय लगाया तो L था, R था, ये आ गया √r² + l²। अब यहां लिखते हैं कि +Q कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 फार्मूला होता है 1/4πε0 Q/r²। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा r² + l²। इसी प्रकार लिखते हैं कि -Q कूलाम आवेश के कारण
माइनस क्यू कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये रूट लगा है, जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। हम देख रहे हैं इसकी दिशा ये, इसकी दिशा ये। अब जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा, यानी दोनों की दिशा अलग अलग है, ऐसी सिचुएशन में हम इसको दो घटकों में वियोजित कर देते हैं। एक तो ऊर्ध्व घटक E1 sin थीटा और दूसरा क्षैतिज घटक E1 cos थीटा। ये भी दो घटकों में वियोजित हो जाएगा, E2 sin थीटा और ये दूसरा आ जाएगा E2 cos थीटा। अब अगर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो हम ये देख रहे हैं कि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों परिमाण में बराबर, दिशा में विपरीत और दोनों की क्रिया रेखा एक ही है। हम जानते हैं कि जब दो बल परिमाण में बराबर, दिशा में विपरीत और दोनों की क्रिया रेखा एक ही हो तो वो आपस में निरस्त हो जाते हैं। जबकि E1 cos थीटा और E2 cos थीटा ये दोनों की दिशा एक है, इसलिए ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहां लिखते हैं कि परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, या इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा, या इसी को लिख सकते हैं, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू cos थीटा। दोनों राशियां सेम टू सेम है, इसलिए 2 को चाहे यहां लगाएं या यहां लगाएं, कहीं भी लगाएं, चाहे जहां लगाया जाए, कोई विशेष मतलब नहीं। फिर यहां लिखते हैं E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू cos थीटा। हम जानते हैं cos थीटा इज इक्वल टू फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो यहां आधार बटे कर्ण, आधार है L, सॉरी चूंकि कोण यहां नहीं, कोण जो है इस प्लेस पे बनेगा, चूंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा यहां अलग हो रही है तो कोण यहां बन रहा है, ये भी कोण थीटा हो जाएगा क्योंकि इसको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो यहां आधार जो है R आ जाएगा, R अपान कर्ण, कर्ण है रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, या हम यही जो रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर लिखे हैं इसी को हम लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पावर हाफ। चाहे पावर हाफ लिखा जाए या रूट लिखा जाए, दोनों एक ही चीज होती है। पावर हाफ लिखा जाए या रूट लिखा जाए, बोथ आर सेम थिंग्स। इसकी पावर कुछ नहीं है तो एक मानी जाएगी। अब हम देख रहे हैं ये दोनों का आधार आपस में बराबर है, दोनों के बीच में गुणा का निशान लगा हुआ है। जब दो राशियां जिनका आधार आपस में बराबर हो, दोनों के बीच में गुणा का निशान लगा हो तो दोनों की घातें आपस में जुड़ जाती हैं। इसकी घात 1, इसकी 1/2, दोनों को जोड़ेंगे तो 1/2 यानी 1/2 यानी 3/2 आ जाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2Q R अपान
सॉरी एक चीज का मिस्टेक हो गया, जब यहां से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करेंगे तो एंगल यही बनेगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करेंगे तो एंगल वहां बनेगा। जब यहाँ एंगल बनेगा तो ये आधार हो जाएगा और लंब और ये कर्ण। जब वो आधार होगा तो cos थीटा की वैल्यू होती है आधार बटे कर्ण। तो आधार L है, कर्ण में कोई चेंज नहीं होगी, 2qL आ जाएगा। फिर अब यहां लिखते हैं r² प्लस L² पावर 3/2। अब थोड़ा सा प्लेस यहां लेकर के देख लेते हैं। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2qL। 2qL वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं और इसको P से लिखते हैं। इसकी जगह लिख सकते हैं P अपॉन r² प्लस L² आप 3/2। अब फिर वही बात करते हैं, यदि L का मान R की तुलना में बहुत कम हो, यदि L का मान R की तुलना में बहुत कम, जब L का मान R की तुलना में कम होगा तो L² का मान R² की तुलना में बहुत कम हो जाता है। जब L² का मान R² की तुलना में बहुत कम हो जाएगा तो उसको नगण्य मान करके, निग्नेस्कुल मान करके उसको छोड़ देंगे। जब उसको निग्नेस्कुल मान करके छोड़ देंगे तो यहां बचेगा r² पावर 3/2। E इक्वल टू लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपान ये वाला छोड़ देंगे तो r² पावर 3/2, इससे ये कैंसिल हो गया। E इक्वल टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपान r³। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक प्राप्त हुआ। अक्षीय स्थिति में जो आया था यह 2 था, यानी अक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 2 गुना होता है। यानी जितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में उत्पन्न होगी उसका 2 गुना अक्षीय स्थिति में उत्पन्न होगा। या इसी को दूसरी भाषा में भी कह सकते हैं कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्षीय स्थिति में जितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी निरक्षीय स्थिति में उसका आधा उत्पन्न होगा। यानी अक्षीय स्थिति में ज्यादा और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम उत्पन्न होती है। धन्यवाद।